हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो सेशन में हम बेसिकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाले हैं। करंटली एक प्रॉब्लम जो सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं कि उनको आंसर्स लिखने नहीं आते, मतलब वो जो आंसर्स लिखते हैं वो आईसीएसआई की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते। सो आज हम बेसिकली राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीटली। हम देखेंगे हमें कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है, आईसीएसआई की क्या एक्सपेक्टेशंस है और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस सेशन का नाम रखा है मास्टरी इन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मास्टरी मतलब इस सेशन के बाद आप कंप्लीटली श्योर हो जाएंगे अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर कि हमें कितना, कैसे और किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीसी एक्सपेक्ट्स स्पेसिफिक मार्क इन योर आंसर राइटिंग स्टाइल। अब ये स्पेसिफिक मार्कर्स क्या हैं? तो कुछ मैंने मार्कर्स बनाए हैं। मार्कर्स बोले तो कैसे आंसर को स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, ठीक है, केस लो को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो क्या है, वो मार्कर्स हैं, वो स्पेसिफिक लाइन्स है, वही आपको यूज करनी है एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैंने एनालिसिस किया है पास 15 अटेम्प्ट का और उसके बेसिस पे वो मार्कर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, हाउ शुड यू स्ट्रक्चर योर आंसर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको हमने बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज केस स्टडी प्रॉब्लम बेस्ड। अब केस स्टडी प्रॉब्लम बेस्ड किस टाइप का होता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी हमें बड़े-बड़े केसेस दिए होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ दिए होते हैं एग्जाम में और उसमें एक प्रॉब्लम छिपी होती है, ठीक है? उस प्रॉब्लम को हम प्रोविजन बता के उसको एनालिसिस देके फैक्ट्स का एंड देन कंक्लूड करते हैं अपना आंसर कि ये सही है एक्शन, ये एक्शन सही नहीं है, इस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। तो क्या है, वो एक प्रॉब्लम डिफाइन होती है पेपर में। फैक्ट्स में क्या दी हुई है, एक प्रॉब्लम दी होती है, ठीक है? अब वो प्रॉब्लम होती कैसे वो देखते हैं। दीज आर द क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व अ प्रॉब्लम एंड टेस्ट योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन पूछ रहा है वो, कि इस प्रॉब्लम में कौन सा प्रोविजन काम आएगा, कंपनीज एक्ट का या सेबी रेगुलेशंस पूछेगा वो, ठीक है। दे टिपिकली एंड विद phrases लाइक, अब ये क्वेश्चन एंड कैसे होते हैं, वेदर ही कैन डू सो, वेदर द एक्शन ऑफ मिस्टर एक्स इज टेनेबल, वेदर द सूट कैन बी फाइल्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के एंड में लिखा होता है। अब मैंने एक यहाँ फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन भी ड्राफ्ट किया हुआ है। सुमन गॉट द मेंबरशिप ऑन 30 जून 2014 एज एन एसोसिएट मेंबर as well as the certificate of practice of the Institute of Company Secretary of India. She has passed the insolvency professional examination on 1st January 2020 through 23. On 31st March 2023, he has applied the membership of insolvency profession. तो citing the relevant provision, examine whether she can do so. तो क्या क्वेश्चन मेरे क्या आ रहा है कि प्रोविजन भी पूछ रहा है और एग्जामिन करने को बोल रहा है फैक्ट्स को, प्रॉब्लम को, वेदर शी कैन डू सो। ठीक है, तो मेरा आंसर किस तरीके का होगा, किस फॉर्मेट में होगा, हम उसकी बात अब करते हैं। ठीक है, देखिए ओपनिंग जो होगी वो प्रोविजन से स्टार्ट होगा। हमेशा जो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, हमें उसको प्रोविजन से सॉल्व करना होता है, उसकी स्टार्टिंग हम प्रोविजन से ही करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टार्ट विद द प्रोविजन। डू नॉट बिगिन योर आंसर विद यस नो। स्टार्टिंग में ही आपको यस और नो नहीं बताना है, पहले बेसिकली बेस बनाना है। तो बेस किससे बनेगा, प्रोविजन से बनेगा। तो डोंट बिगिन योर आंसर विद यस और नो। स्टार्ट विद द रिलेवेंट लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन से आपको स्टार्ट करना है, जैसे कि एज पर सेक्शन नंबर ऑफ द एक्ट नेम। ठीक है, तो एज पर 68 आप क्या लिख सकेंगे, एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 23 ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, सीसीआई एक्ट जो है हमारा, उससे फैमा है, फैमा एक्ट का रेफरेंस देंगे तो आप फैमा एक्ट का यूज यहाँ पे नेम यूज करेंगे। उसके बाद कभी भी सेबी एक्ट का रेफरेंस यूज करेंगे तो सेबी एक्ट का यूज करेंगे, और सेक्शन नंबर है तो सेक्शन नंबर यूज करेंगे। अच्छा, कभी आपको रूल्स का देना हुआ तो कैसे देंगे, एज पर द रूल 14 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, ऐसे रूल्स का नाम लिखेंगे। कभी भी आपको रेगुलेशन का रेफरेंस देना होगा तो एज पर रेगुलेशन 19 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। तो इस तरीके से आप रेगुलेशंस का, रूल्स का, सेक्शंस का जो भी प्रोविजन है उसका रेफरेंस इस तरीके से स्टार्टिंग में ओपनिंग लाइन में देंगे। जब भी आप प्रोविजन लिखेंगे उसकी ओपनिंग लाइन इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर प्रोवाइजोस। अच्छा, कभी कभी होता है कि जो हमारा रिलेवेंट प्रोविजन है वो उस सेक्शन की प्रोवाइजो में छिपा होता है। मान लो कोई एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन कहां पे होगी, प्रोवाइजो में होगी। तो उसको प्रोवाइजो को अगर हमें लिखना है तो पहले प्रोविजन लिखेंगे, मेन प्रोविजन क्या है, उसके बाद हाउ एवर से स्टार्ट करेंगे और क्या लिखेंगे, हम अपनी प्रोवाइजो को एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। ये मैंने आपको बता दिया, कभी भी रूल्स और रेगुलेशन देंगे तो एज पर द रूल ऑफ दिस रूल नेम रूल्स ऐसे तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, ये मार्कर्स है, इनको मैं मार्कर्स बोलता हूँ। ठीक है, ये आप अपने क्वेश्चन में ओपनिंग लाइन में यूज करेंगे जब भी आप प्रोविजन लिखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द लॉ, आपको लॉ को अब एक्सप्लेन करना होगा। इफ द प्रोविजन इंक्लूड लिमिट और थ्रेशोल्ड, अगर मान लो कोई प्रोविजन है जिसमें लिमिट और थ्रेशोल्ड की बात होती है, थ्रेशोल्ड बेसिकली रूल्स में होती है, तो यहाँ पे सेक्शन का रेफरेंस भी देना है और साथ साथ रूल का भी रेफरेंस देना होगा आपको। तो लिमिट और थ्रेशोल्ड आपको बिल्कुल क्या देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सच एज मॉनेटरी वैल्यूज, टाइम पीरियड्स हैं, क्लियरली स्टेट देम, उनको क्लियरली स्पेसिफाई करना होगा। जो भी लिमिट और थ्रेशोल्ड, अगर बेसिकली आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है तो आपको वो बेसिकली क्लियरली मेंशन करना होगा अपने आंसर में।
अब ये यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दे रखा है, एज पर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट रीड विद, यहाँ पे रूल्स आएगा, यहाँ रूल्स का रेफरेंस देना है, यहाँ आपको सेक्शन और एक्ट का नाम बताना है। A private company is required to appoint an internal auditor if its turnover exceed 200 crore or its outstanding loan exceed 100 crore। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्लियरली क्या बता दिया, यहाँ पे क्लियरली थ्रेशोल्ड लिमिट बता दी। तो अगर आपका क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड लिमिट होगा तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। देन उसकी बात आता है एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट। सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। क्या? फैक्ट्स को वो क्या करेंगे, फैक्ट्स को कॉपी पेस्ट करने पे लगे रहेंगे। क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दे रखे होंगे ना, उसको एज इट इज पॉइंटर्स में या फिर पैराग्राफ फॉर्म में बेसिकली क्या करेंगे, उनको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वो सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी सजेस्टेड आंसर उठाएंगे आईसीएसआई का, उसमें ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं होता। मतलब कभी भी आईसीएसआई क्वेश्चंस को, उसके फैक्ट्स को उठा के इस जगह पे कॉपी पेस्ट नहीं करता। वो क्या देता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। रिलेट द फैक्ट्स ऑफ द केस टू द लीगल प्रोविजन। डू नॉट सिंपली रिपीट द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन एज इट हैज नो वैल्यू। उसकी कोई वैल्यू नहीं है आप जो कॉपी पेस्ट करते हैं। स्टीड एनालाइज एंड कंपेयर। आपको क्या करना है, एनालाइज करना है और कंपेयर करना है। मतलब जो प्रोविजन के बारे में आपको बता रहे हैं उसको रिलेट करना है किससे, बेसिकली जो फैक्ट्स दिए हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिलेट द फैक्ट्स टू द केस ऑफ द लीगल प्रोविजन। रिलेट करना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करना है अपने फैक्ट्स को विद द प्रोविजन, जो कि आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहीं से तो आएगा। ठीक है, और उसको कंपेयर करना है। तो ये मैंने सिंपल लिख रखा है, डू नॉट सिंपली कॉपी पेस्ट द फैक्ट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज दिस हैड नो वैल्यू टू योर आंसर। इंस्टेड कंपेयर एनालाइज द फैक्ट इन द लाइट ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन। जो रिलेवेंट प्रोविजन है उससे आपको एनालाइज करना है, उससे आपको कंपेयर करना है वेरेवर रिक्वायर्ड, जो भी वो आंसर की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड है, सॉरी। एग्जाम्पल इन द गिवन केस, इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे। इन द गिवन केस, इन द इंस्टेंट केस द टर्नओवर इज 10 करोड़ विच एक्सीड द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ 5 करोड़। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। किसी भी बेसिकली जो प्रेस्क्राइब लिमिट है वो 5 करोड़ थी और क्वेश्चन में टर्नओवर कितना दिया था, 10 करोड़ दिया हुआ था। तो मैंने क्या लिखा, इन द गिवन केस में टर्नओवर कितना है मेरा, वो 10 करोड़ है, जो कि एक्सीड कर रहा है प्रेस्क्राइब लिमिट 5 करोड़ से। तो क्या ये एनालाइज किया ना मैंने, ठीक है, ये मैंने कंपेयर किया ना। तो यही आपको लिखना है। आप लिख दोगे टर्नओवर इतना है, 5 करोड़ दे रखा है, राम इज दिस, और पूरे फैक्ट्स को, जो स्टोरी है जो फैक्ट्स में लिखी हुई है वो आप उसको एज ए लाइन पॉइंटर्स में लिख देंगे। उसके बाद डायरेक्ट कंक्लूजन देंगे। तो बीच में गैप किस चीज कर रहे हैं, आपने एनालाइज नहीं किया, आपने कंपेयर नहीं किया प्रोविजन को फैक्ट्स के साथ। तो वही आपको करना है यहाँ पे। एंड फोर्थ पार्ट इज कंक्लूजन, फाइनल वर्डिक्ट एंड विद अ क्लियर एंड डायरेक्ट कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल, हेंस द contention of the partner is incorrect and therefore she is eligible or not eligible to apply। इस तरीके से hence and therefore, ठीक है, इस तरीके से यूज करना है और सिंपल एंड क्रिस्प होना है, वन लाइनर। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कंक्लूजन हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा था वेदर ही कैन डू सो, तो आपको वही लिखना है। टेनेबल है या नहीं है, उसका एक्शन टेनेबल है तो यस आपको लिखना है कि एक्शन इज नॉट टेनेबल। अपील इज अलाउड और नॉट, मतलब अच्छा कोई भी पूछ सकता है ना, कोई भी जजमेंट पूछ सकता है। ठीक है, जजमेंट का देखिए साइटिंग द रिलेवेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कि वो अपील अलाउड होगी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका जो कंक्लूजन है वो उसी पर ही डिपेंड करता है, उसको आपको इस तरीके से ही लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे वो उसने पूछा होगा कंटेंशन जो है पार्टनर का वो सही है नहीं सही है, तो आपने वन वर्ड में कंक्लूजन दिया, हेंस द कंटेंशन ऑफ द पार्टनर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन आपके क्वेश्चन की डिमांड पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया एक पार्ट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड है। ठीक है, उसको हमें इस तरीके से डील करना है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम एक एक टाइप करके डिस्कस करेंगे। These focus on the definition, list and simple conceptual explanation। अच्छा, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कोई भी आपसे कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन पूछेगा, या आपसे डेफिनेशन पूछेगा, या कोई भी लिस्ट मांगेगा, एक लिस्ट दे दो जिसमें आपको 10 to 11 पॉइंटर्स लिखने होंगे, या कोई कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वो आपसे पूछेगा। अच्छा, यूज दिस क्वेश्चन लाइक, मतलब ये किस तरीके के क्वेश्चन के लिए आईसीएसआई यूज करता है, मीनिंग एंड बेनिफिट बताने सीएसआर के, तो एक लंबी लिस्ट दी हुई है तो वो बतानी है। डिफाइनिंग सिक्स सिग्मा आपके एसएमसीएफ में है ना, सिक्स सिग्मा, तो वही ऐसे पूछेगा। कोर प्रिंसिपल बताओ वैल्यूएशन के, अगेन इसके एक पॉइंटर्स की लिस्ट है तो वो बताने होंगे। डेफिनेशन ऑफ डीमर्जर, डेफिनेशन पूछेगा इस तरीके से, फाइनेंशियल लैब की डेफिनेशन पूछ ली, कभी डेफिनेशन ऑफ डीमर्जर पूछ ली, मर्जर की तो इस तरीके से वो क्वेश्चन, वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओपनिंग लाइन, डिफाइन द टर्म इन 1 और 2 लाइन। ठीक है, ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, आपको उस टर्म को डिफाइन करना है 1 to 3 लाइन में। बॉडी कैसी होगी, यूज बुलेट पॉइंट्स। द इंस्टीट्यूट लव लिस्ट फॉर फंक्शन एक्सक्लूजन ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या है, आईसीएसआई को बिल्कुल बेसिकली फंक्शन एक्सक्लूजन और ऑब्जेक्टिव जैसे कि मॉड्यूल में दिए गए, आप आईसीएसआई को बिल्कुल वैसे ही चाहिए होते हैं बिल्कुल आंसर्स में, तो आपको उस तरीके से लिखना है। अब एग्जैक्ट तो सेम नहीं लिखेंगे आप, तो आपको बेसिकली क्या कीवर्ड पे फोकस करके और उसको हाईलाइट करना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल एक कंप्लीट लिस्ट देनी है। स्टार्टिंग में ओपनिंग लाइन पे जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मान लो ऑडिट प्लानिंग का दिया हुआ है, तो ऑडिट प्लानिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ऑडिट प्लान को आप बेसिकली 2 लाइन में बिल्कुल इंट्रोडक्टरी फेज में डिफाइन करेंगे छोटा सा, एंड देन उसके आपको
विद सेपरेट हेडिंग आपको बेसिकली फंक्शन, एक्सक्लूजन, ऑब्जेक्टिव्स या एलिमेंट ऑफ द ऑडिट प्लानिंग वो करके आपको लिखना होगा, ठीक है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्लोजिंग सेंटेंस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, उसके इंपॉर्टेंस आपको बता देनी है। इसमें ऐसा सच कंक्लूजन नहीं लिखेंगे आप, कंक्लूजन हेडिंग डाल के और लिख रहे हैं जैसे कि हम केस स्टडी में लिखते थे, बस इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें फॉलो करेंगे, ये बेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस तरीके से ही आएगी आपको। अच्छा, अब इसमें और क्या-क्या चीजें पूछी जाती हैं एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी। व्हेन अ क्वेश्चन एंड विद एक्सप्लेन, एल्यूसिडेट, कमेंट, एलोबरेट और डिस्कस। कभी-कभी क्वेश्चन के एंड में या तो ये वाले टर्म्स यूज होते हैं या फिर कभी-कभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये वाले टर्म्स यूज होते हैं, एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो। तो इसमें स्टूडेंट जो होते हैं मोस्टली जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कैसे एक्सप्लेन डिस्कस से अलग है, कैसे एक्सप्लेन एग्जामिन से अलग है। तो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीएसआई इज नॉट जस्ट आस्किंग फॉर अ डेफिनेशन, आईसीएसआई डेफिनेशन नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे, दे आर टेस्टिंग योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड योर एबिलिटी टू लुक एट द लीगल प्रोविजन फ्रॉम द मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। मल्टीपल एंगल से वो पूछना चाह रहा है, एक्सप्लेन करो, कमेंट करो, डिस्कस करो, ये सारी चीजें। तो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले टाइप है कमेंट और एग्जामिन, अगर आ जाता है तो आईसीआईसीआई की क्या एक्सपेक्टेशंस है, वांट टू नो इफ यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द लॉ। तो इसमें आईसीएसआई बेसिकली क्या चाहता है, एग्री और डिसएग्री बताना है आपको। मतलब कोई भी कमेंट दिया हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है, उसके ऊपर वो कमेंट पूछ रहा है, तो आपको बताना है आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, वो आपको बताना है विद द स्टेटमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉ। अब इसकी किस फॉर्मेट में होगी, स्टार्ट बाय स्टेटिंग वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट और वैलिड। इसमें आपको पहले ही बताना होगा। मोस्टली आप आंसर देखेंगे आईसीएसआई की, उसमें इन वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है, ठीक है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वैलिड है, नहीं वैलिड है, आपको स्टार्ट वहीं से ही करना है। उसके बाद प्रोवाइड द लीगल रैशनल, सेक्शन और रूल बताना है अगर वो एप्लीकेबल है। दैट्स अप योर स्टैंस। मेंशन एनी एक्सेप्शन, अपनी एक्सेप्शन भी बतानी है अगर कोई उस प्रोविजन की है। और डू नॉट जस्ट रिपीट द स्टेटमेंट, वैलिडेटेड, मतलब स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करना है आपको, उसको वैलिडेट करना है। अगर आपने डिसएग्री लिखा है तो आपको उसको प्रोविजन बता के वैलिडेट करना है, ठीक है। तो आप कभी भी ओपनिंग लाइन में वो स्टेटमेंट को बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे। आपको पहले बताना है कि स्टेटमेंट सही है, गलत है, वैलिड है, इनवैलिड है, और लीगल रैशनल बताना है और एक्सेप्शंस बतानी है, और डोंट रिपीट, जस्ट वैलिडेट इट। टाइप 2 क्या है, एक्सप्लेन करना है या एल्यूसिडेट करना है। उसके बाद मेक इट क्रिस्टल क्लियर, डोंट जस्ट गिव अ डेफिनेशन, ब्रेक इट डाउन। अब ब्रेक इट डाउन कैसे ब्रेक करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेशल सिचुएशन फंड। अच्छा, ये सीएस प्रोफेशनल में स्पेशल सिचुएशन फंड्स के बारे में, ठीक है। तो ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट पार्ट। अब ये एक्सप्लेन करने को बोल रहा है तो हु कैन इन्वेस्ट, पहले तो आप स्पेशल सिचुएशन फंड के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। उसके बाद हु कैन इन्वेस्ट, वेयर कैन दे इन्वेस्ट, व्हाट आर द लिमिट्स, उसकी कंडीशंस। तो पूरे उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए, आपको इंट्रोडक्टरी फेज में स्पेशल सिचुएशन फंड के बारे में बताना है। फिर देन आपको हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है इस फंड में, वो बताना है। वेयर कैन दे इन्वेस्ट, उसके बाद व्हाट आर द लिमिट्स। तो इस तरीके से आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है डिस्कस। दीज क्वेश्चंस यूजुअली आस्क आइदर फॉर द कमेंट्री और द एनालिसिस। मतलब जब भी डिस्कस लिखा आएगा तो आपको एनालिसिस पूछ रहा है, आपसे आपसे कमेंट्री पूछ रहा है उसकी पूरी, ठीक है। कमेंट्री और एनालिसिस, कमेंट्री का मतलब कमेंट नहीं है यहाँ पे, कमेंट्री का मतलब कोई भी प्रोविजन दिया हुआ है उसकी कमेंट्री, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इसको डिस्कस कर। तो अब इस केस में कैसे करेंगे हम, स्टार्ट विद द कोर प्रोविजन इन द अबव क्वेश्चन, डिफाइन बोथ द डॉक्ट्रिन। हम दोनों डॉक्ट्रिन को बताएंगे पहले, ठीक है। डिस्कस में दोनों डॉक्ट्रिन को बताएंगे, हाँ। रीजन बताएंगे, अब इसको ही कहते हैं एनालिसिस। अब इसका रीजन बताएंगे बिहाइंड दिस प्रोविजन, ये क्यों है, क्यों डॉक्ट्रिन से इशू हुई, ठीक है। उसके बाद कोई एक्सेप्शन दी हुई है जहां पे ये नहीं लगती डॉक्ट्रिन, वो बताएंगे। और इस तरीके से अपने आंसर को आप जस्टिफाइड करोगे, ठीक है, कि ये एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो इस तरीके से आपका आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगेन एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्टर एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ही हैज अ पर्सनल इंटरेस्ट बट फेल टू डिस्क्लोज इट इन द बोर्ड मीटिंग, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एप्लीकेबल प्रोविजन कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, एनालाइज करोगे फैक्ट्स को इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन, कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करोगे, और एक जस्टिफाइबल कंक्लूजन आप दोगे कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, इस क्लास से क्या होगा कि आपको समझ तो आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके की टेक्निक से हम किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये कब आएगा, इसको आप सुन लोगे तो ऐसा नहीं होगा कल से चमत्कार हो जाएगा कि आपको सारी आंसर राइटिंग आ जाएगी, आप परफेक्ट बन जाओगे। आएगा तभी तब आप कल से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखने की डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन आप डेली प्रैक्टिस से आगे बढ़ेंगे तो फिर यूनिट टेस्ट पेपर्स लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे 2-4 बेसिकली चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और आपको उसको लिखने होते हैं। एंड देन आपको 100 फिर फुल सिलेबस टेस्ट देने होंगे जहाँ पे बिल्कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कब आएगा, जब आप एक बार इसको समझ लेंगे और डेली प्रैक्टिस करना सीखेंगे, तभी ये डेवलप होगा। वरना ये इसका कोई सेंस नहीं है, इसका बिल्कुल इस क्लास का कोई भी सेंस नहीं रह जाएगा अगर आप कल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करेंगे।
उसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजरल कंप्लायंस क्वेश्चन, जिसमें प्रोसीजरल दिया होता है। अब कंप्लायंस क्यों लिखा हुआ है? कंप्लायंस इसलिए लिखा हुआ है, कोई सेक्शन है, सेक्शन 19 है जैसे कंपटीशन कमीशन एक्ट वाला, तो उसमें क्या है, पूरा एक प्रोसीजर है, इंक्वायरी है, ठीक है? तो उस तरीके के क्वेश्चन, अगर कोई प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ में तो बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, अगर कोई भी प्रोविजन आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर का, इनकॉर्पोरेशन का, तो उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो दीज रिक्वायर एक्सप्लेनिंग स्पेसिफिक स्टेप, आपको स्पेसिफिक स्टेप्स में लिखना होगा, टाइमलाइंस बतानी होंगी, रेगुलेटरी फाइलिंग, आईएनसी 28, एमजीटी 14, ये सब आपको रेगुलेटरी फाइलिंग्स बतानी होंगी। फॉर एग्जांपल स्टेप टू स्टेप इंप्लीमेंट बीपीआर, दैट इज बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, ये एसएमसीएफ का कॉन्सेप्ट है। फिर इशू फॉर्मेलिटीज अंडर द सेबी एलओडीआर, सेबी एलओडीआर की बताओ, एंड प्रोसेस ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये जीएसटी का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल बेसिकली प्रोसेस लिखना होगा स्टेप बाय स्टेप। ओपनिंग कैसी होगी? गिव हेडिंग, आपको हेडिंग देनी होगी उस क्वेश्चन में। मेंशन द गवर्निंग रूल, अब मैंने बताया ना हेडिंग, आपको हेडिंग देनी होगी। अब कैंसिलेशन ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो कैंसिलेशन ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एंड देन आपको क्या सेक्शन लिखना होगा जीएसटी का, सेक्शंस लिखना होगा, अंडरलाइन द सेम, और उसको अंडरलाइन करके आना होगा स्टार्टिंग पार्ट में ही, ठीक है? बोल्ड हेडिंग देनी है। उसके बाद बॉडी, बॉडी में क्या मेंशन करेंगे? बॉडी में क्या मेंशन करेंगे? यूज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, अब आपको स्टेप्स में लिखना होगा, जो भी आपका प्रोसीजर होगा उसको आपको स्टेप वाइज लिखना होगा, पॉइंटर्स में, राइट इन पॉइंटर्स। इफ द क्वेश्चन आस्क फॉर मल्टीपल डिटेल्स, अगर आपको मल्टीपल डिटेल अगर वो पूछ रहा है, तो टेबल, आपको टेबल बना के आनी पड़ेगी, जहां पे आप बेसिकली टाइमलाइंस लिखेंगे, फीस लिखेंगे, फॉर्म्स लिखेंगे, अगर वो पूछ रहा है तो। ऑलवेज अंडरलाइन द टाइमलाइंस फॉर्म इन द की पॉइंटर्स, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब भी कोई भी आप फॉर्म्स लिख रहे हैं, कोई भी टाइमलाइन मेंशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर मेंशन कर रहे हैं, तो आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में अंडरलाइन करके आएंगे। अंडरलाइन से क्या होगा कि एग्जामिनर ऊपर से देखता हुआ चले, बिल्कुल उसको टाइमलाइंस दिख रही है, उसको फॉर्म्स दिख रहे हैं, उसको अथॉरिटीज का नाम, अगर उसमें अथॉरिटी लिखनी है तो अथॉरिटीज का नाम दिख रहा है, एनसीएलटी, आरडी, ठीक है? तो इस तरीके से वो देखता हुआ चले, फ्लो मेंटेन हो जाए उसका, ठीक है? मतलब आप जो दिखाना चाह रहे हैं उसको, वो वही देखे, उसको ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है? तो बॉडी में क्या लिखना है, ओपनिंग लाइंस में क्या लिखना है, और कंक्लूजन, अब इसमें भी कंक्लूजन होगा, इसमें सिर्फ कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन का होगा, वो किस तरीके से होगा? स्टेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकल के आया, अ क्लोजिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल द कंपनी शैल देन बी मार्क्ड एज एक्टिव कंप्लायंट, मतलब एक्टिव कंप्लायंट, ये प्रोफेशनल में है कंपनी, उस प्रोसेस के बाद हम लिखेंगे द कंपनी शैल देन बी मार्क्ड एज एक्टिव कंप्लायंट, ठीक है? इस तरीके से इनकॉर्पोरेशन में अलग हो सकता है, फाइनली आप लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है? क्या इसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो आपको बेसिकली वो लाइन लिख के आनी होगी। ऐसे ही मतलब कोई रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का अगर कोई प्रोसीजर पूछ रहा है, तो फाइनल एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको लिख के आनी है वहां पे भी। उसके बाद एक टाइप आता है न्यूमेरिकल और वैल्यूएशन क्वेश्चन, वैल्यूएशन के क्वेश्चन मतलब ये सीएस प्रोफेशनल में है, वैल्यूएशन के क्वेश्चन, ठीक है? और अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, यानी कि अगर टैक्स की बात करूं, टैक्स में आता है, सीएफएम में आता है, ठीक है? या फिर अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो एसएमसीएफ में आता है, सीआरबीआई में आता है, सब कहाँ पे? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दीज इन्वॉल्व कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मुलाज, मतलब कोई फॉर्मुला दिया होता है, उसके बेस पे हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि कैलकुलेट करें मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, डिटरमाइनिंग नेट ऑपरेटिंग साइकिल्स, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ EBITDA, पैट, सुपर प्रॉफिट, परचेज कंसिडरेशन, एस्क्रो अमाउंट, गुडविल, कुछ भी निकालने को अगर आ रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, हम बेसिकली वो देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर फॉलोइंग दिस फॉर्मेट। अब इन सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या निकालेंगे? ब्रीफली स्टेट द फॉर्मूला मेंशन इन द क्वेश्चन एंड मेंशन क्लियरली व्हाट इज ऑलरेडी गिवन, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है? सबसे पहले मैं एक हेडिंग लिखूंगा, किस चीज की मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर लिखूंगा फॉर्मूला, फिर उसके बाद लिखूंगा क्या ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में और मुझे क्या निकालने के लिए वो पूछ रहा है, मतलब उसकी डिमांड क्या है, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा? व्हाट इज ऑलरेडी गिवन एंड व्हाट इज आस्क इन द क्वेश्चन, और उससे पहले मैं एक फॉर्मूला भी मेंशन करूंगा, उससे रिलेवेंट फॉर्मूला जो भी है। प्रेजेंट इन द टेबल, ऑलवेज शो योर कैलकुलेशन इन द नीट टेबल फॉर्मेट विद क्लियर हेडिंग, तो क्लियर हेडिंग्स होनी चाहिए, टेबल में बना के आऊंगा। अब मैं हो सकता है प्रैक्टिकली मैं ऐसे टेबल ना बना के आऊं, ठीक है? तो पर मैं ऐसे किस तरीके से, अगर जो भी दिया हुआ है उसके आगे यहाँ पे कैलकुलेशन माइनस करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन, इस तरीके से मैं इसको बोलता हूँ ये टेबल फॉर्मेट हो गई आपकी, ठीक है? तो इस तरीके से प्लस माइनस आप यहाँ पे दिखा के, यहाँ पे आप अपने सम्स लिखते हुए जाएंगे, और देन फाइनल आप यहाँ पे उसका जो भी प्लस माइनस करके आया वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, उसने क्या दिया हुआ था और हमने उसको क्या निकाल के दिया, फाइनली हमारा आंसर क्या है, इस तरीके से आप उसको देंगे। एक्सप्लेनेटरी नोट्स, अभी एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या है? ऐड अ स्मॉल नोट एट द बॉटम टू एक्सप्लेन व्हाई यू इंक्लूड और एक्सक्लूड एन आइटम, ठीक है? कोई भी आइटम है, अगर आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे, आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सप्लेनेटरी नोट में लिख के आएंगे कि आपने क्यों एक्सक्लूड किया। फॉर एग्जांपल डेबेंचर आर द डेब्ट एंड नॉट पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, तो ये सीआरबीआई में है। एक क्वेश्चन है ना, जब भी हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं तो वहां डेबेंचर को नहीं कंसिडर करते, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और अगर आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे तो आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स में लिख के लाओगे क्यों नहीं कंसिडर करते, बिकॉज डेबेंचर आर द डेब्ट एंड नॉट पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, ठीक है? तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स का रोल यही है।
उसके बाद देखते हैं केस लो बेस्ड क्वेश्चन। अब केस लो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था केस लो बेस्ड क्वेश्चन वो भी थे, पर वो प्रॉब्लम बेस्ड थे, वहां पे एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे प्रॉब्लम भी आएगी, कभी कभी वो प्रॉब्लम भी देगा, पर आपको केस लो का रेफरेंस देना होगा। ठीक है, आपको क्या देना होगा, साइटिंग द केस लो और जुडिशियल प्रेसिडेंट, वो आपको स्पेसिफिक पूछेगा ये बात। ठीक है, कि आप केस लो मेंशन करो और लीगल आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो ये वो बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा साइटिंग द केस लो एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब टाइप 1 क्वेश्चन यहाँ पे क्या आते हैं, the committee of creditor of a corporate in the mid-sized manufacturing sector has proposed a resolution plan of a 90% recovery to financial creditor, but only 10% recovery to the operational creditors. ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर चैलेंज करते हैं इस क्लेम को और रिक्वायरिंग इक्वल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। तो एग्जाम में क्या पूछा है, यूजिंग द रिलेवेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट एग्जामिन वेदर द क्लासिफिकेशन बिटवीन फाइनेंशियल ऑपरेशनल इज डिस्क्रिमिनेटरी, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ठीक है, तो अब इसका तो प्रोविजन में आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, प्रोविजन में तो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो लिखा हुआ है। तो पर इसका आंसर क्या है, अब ये कोर्ट बताएगा। तो यहाँ पे केस लो मेंशन करना होगा, द साइटिंग द केस लो स्टार्टिंग बाय नेमिंग द केस इन द मैटर ऑफ केस नेम। ठीक है, एक्स वर्सेस वाई है मान लो। ठीक है, तो यहाँ इन द मैटर ऑफ डैश 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 आपको ऐसे लिखना होगा, इन द मैटर ऑफ एक्स वर्सेस वाई ऐसे लिख के आना होगा। उसके बाद अब आपको एक्सप्लेन करना होगा व्हाट कोर्ट डिसाइड इन द जनरल, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने क्या जजमेंट दी इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, एनक्लेट हेल्ड दैट, हाई कोर्ट हेल्ड दैट, तो इस तरीके से एनसीएलटी हेल्ड दैट, तो आपको लिखना होगा इन द मैटर ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन पूरा कंप्लीट जजमेंट, ऑब्जर्वेशन से मतलब है मेरा जजमेंट, कोर्ट की क्या जजमेंट थी। उसके बाद एप्लीकेशन, अप्लाई दैट डिसीजन टू योर क्वेश्चन, जजमेंट लिखने के बाद आप लिखेंगे अप्लाई द सेम लॉजिक हियर, और आप आपके आंसर को बेसिकली बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं है, उस आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना होगा। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, एमपीएस टर्मिनेटेड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विद टीटी due to Ellie's service deficiencies. TT invoked arbitration. During the proceeding, MPS produced evidence and attempt to file counterclaim. However, the AT stuck off the counterclaim on the ground that they file an extremely belated stage. In the light of the relevant judicial precedent, examine whether MPS any legal course against the decision. Argument involved. Argument involved. अब इस क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसने इस बेसिस पे आर्गुमेंट किया, पिटिशनर ने इस बेसिस पे आर्गुमेंट किया, डिफेंडेंट ने ये आर्गुमेंट दिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब केस लो बताना है आपको और एग्जामिन करना है ये वाली सिचुएशंस को, एमपीएस लीगल कोर्स है कि नहीं अगेंस्ट दिस डिसीजन। अब उस केस में आपको क्या फॉलो करना है, आपको साइटेशन, अब आपको यहाँ पे फैक्ट्स देने हैं। द फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर सिमिलर टू द मैटर ऑफ दिस, केस लो का नाम देना, डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या है, ये मार्कर्स ही हैं जो मैं स्टार्टिंग में बोला था, आपने मार्कर्स बताऊंगा मैं, तो मार्कर्स यही है। द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ, केस लो का नेम देना है, एंड देन डिसाइड बाय द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी और एनक्लेट, और जो भी डिसाइडिंग कोर्ट है उसका नाम देना है। और उसके बाद अगेन जजमेंट बतानी है, कंप्लीट जजमेंट। तो आपको इस तरीके से क्या लिखना है, इन द लैंडमार्क जजमेंट द हैली हाई कोर्ट डील विद द काउंटर क्लेम्स, द सुप्रीम कोर्ट डील विद दिस दिस दिस। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा यहाँ पे मेंशन करके आना होगा। तो ये मैंने मार्कर बता दिया। प्रेजेंट कैसे करना है, द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस, द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ, केस लॉ का नेम, डिसाइडेड किस कोर्ट ने डिसाइड किया है, एंड देन ऑब्जर्वेशन, फिर मुझे ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी। तो यहाँ पे मुझे बताना होगा इन द लैंडमार्क जजमेंट द दिल्ली हाई कोर्ट डील विद दिस, डील अब काउंटर क्लेम से डिस्कस किया तो कभी कभी काउंटर क्लेम का नाम आएगा, जिससे भी कोई भी मतलब अगर कोई रिलेवेंट फैक्ट्स है तो रिलेवेंट फैक्ट्स में जो भी मैटर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको कंप्लीट जजमेंट यहाँ पे मेंशन करनी ही होगी। उसके बाद एनालिटिकल लिंक, एप्लीकेशन अप्लाइंग लॉजिक टू द प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन हमने प्रॉब्लम बेस में पढ़ा था, वहां पे भी हमें पढ़ा था कि कॉपी नहीं करना है फैक्ट्स को, यहाँ पे भी हुए व्हाट स्टूडेंट थिंक इन दिस पार्ट, रिपीट द क्वेश्चन स्टोरी, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं वो नहीं करना है। आईसीएसई क्या एक्सपेक्ट करता है इस पॉइंट में, एनालाइज एंड कंपेयर द क्वेश्चन स्टोरी टू द केस लॉ स्टोरी, केस लॉ की जो स्टोरी है उसको कंपेयर करना है किससे, जो आपके क्वेश्चन फैक्ट्स में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं। कभी भी हम बेसिकली कभी भी हम केस लॉ को कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे तो इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन केस लॉ अप्लाइंग द रेशनल ऑफ द अबव जजमेंट, ये हमें यूज करना ही होगा। ठीक है, और उसके बाद हम अपना कंपैरिजन लिखेंगे। ठीक है, कि इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन केस लॉ और अप्लाइंग द रेशनल ऑफ द अबव जजमेंट, जो भी जजमेंट है हमारी उसके बेसिस पे। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, अ कंक्लूजन शुड नॉट बी अ पैराग्राफ, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होगा। इट इज अ सिंगल पावरफुल सेंटेंस और टू शॉर्ट वंस दैट समराइज द रिजल्ट ऑफ एंटायर एनालिसिस। आपको 3 4 5 6 लाइन में कंक्लूजन कभी नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट गलतियां ये करते हैं कि जो हमारा एनालिसिस है, जो हमारा कंपैरिजन है, उसको ही कंक्लूजन के साथ मिक्स करके कंक्लूजन की हेडिंग बना देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। क्रिस्प एंड क्रिस्टल क्लियर आपका कंक्लूजन होना चाहिए, सिंगल पावरफुल सेंटेंस होगा आपका कंक्लूजन। द कंक्लूजन मस्ट बी डायरेक्ट, अवॉइड वर्ड्स लाइक मे बी, परहैप्स, सीम्स, शुड बी, कुड बी, ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या टेक्निक है, आईसीएसआई एक्सपेक्ट द कंक्लूजन टू मिरर द स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज इन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, मतलब जो आईसीएसआई डिमांड कर रहा है वो क्वेश्चन में ही लिखा होता है। ठीक है, एंड की लाइन में
तो मिरर टू द स्पेसिफिक लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज को आपको मिरर करना है। कैसे? वेदर द एक्शन ऑफ द डायरेक्टर इज टेनेबल, कंक्लूजन स्टार्ट, हेंस द एक्शन ऑफ द डायरेक्टर इज नॉट टेनेबल। तो ये क्या करा मैंने, मिरर ही तो करा क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो वही मुझे करना है कंक्लूजन में। बैड कंक्लूजन किस तरीके का होता है? सो द कंपनी माइट नॉट हैव टू अपॉइंट एन ऑडिटर इफ दे डोंट वांट टू। इस तरीके का नहीं लिखना है, घुमा फिरा के माइट, कुड, शुड, ये सब चीजें नहीं करना। आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड है, जैसे देयरफॉर द कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एट डज नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड अंडर सेक्शन 138। क्रिस्टल क्लियर सीधी लाइन में लिखना है बिल्कुल, 1 2 लाइन मैक्सिमम है, ये रूल याद रखना। 1 से 2 लाइन से बड़ा कंक्लूजन कभी होना ही नहीं चाहिए। दीज आर, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जीक्यूटिव में खासकर, कि डिफरेंशिएट करो, ठीक है, जैसे ट्रांसफर वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं प्रोफेशनल को पूछूं तो बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, तो रेड क्लॉज एलसी और ग्रीन क्लॉज एलसी, तो वो वाले जो है वो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन है, तो उसको हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो हम देखेंगे। आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर किस फॉर्मेट में होगा? टेबुलर फॉर्मेट में होगा। ऑलवेज यूज अ टेबल टू राइट बोथ द कॉन्सेप्ट, हमें टेबल यूज करनी है हमेशा। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, बेसिस ऑफ डिफरेंस लेके आना है। बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? तो इंक्लूड अ बेसिस और पैरामीटर, जिसके बेसिस पे मैं दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सीक्रेट टू स्कोरिंग फुल मार्क ऑन दिस क्वेश्चन, तो आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए इस क्वेश्चन में तो आपको बेसिस और डिफरेंस लिख के आना होता है, ठीक है। अब आता है एक बात, व्हेन यू कांट मेक अ टेबल, अब आपके पास इतने बेसिस ऑफ डिफरेंस अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, इतने सारे पॉइंटर्स अवेलेबल ही नहीं है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो वहां पे आप क्या करेंगे? यूज दिस सिंपल टेक्निक टू कीप योर आंसर क्लीन। टेक्निक क्या है? स्टार्ट विद सिंपल लाइन टू शो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन। अब ये क्या है? ये मार्कर है, देयर आर की डिफरेंस बिटवीन टॉपिक ए एंड टॉपिक बी एंड एक्सप्लेन बिलो, तो की देयर आर द की डिफरेंस बिटवीन, और फिर पॉइंटर्स में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इंस्टीड ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल चंक 3 to 4 लाइंस ईच। तो पहले क्या लाइन देनी है? देयर आर द की डिफरेंस बिटवीन टॉपिक ए एंड टॉपिक बी आर एज एक्सप्लेन बिलो, और पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, पॉइंटर्स फॉर्म में लिखना है। पैराग्राफ को आपको स्मॉल चंक्स में ब्रेक करना है। उसके बाद when you move from talking about the first topic to the second, पहले आप टॉपिक ए के बारे में लिखेंगे, जब आप मूव करेंगे टॉपिक 2 के बारे में, टॉपिक सेकंड के बारे में, तो कौन से वर्ड यूज करने हैं? इन द कॉन्ट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, अनलाइक टॉपिक ए टॉपिक बी रिक्वायर। तो इससे क्या होगा? एग्जामिनर को क्लियरली पता लग जाएगा कि आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सो द एग्जामिनर नो यू आर कंपेयरिंग दैम इन द कॉन्टेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, अनलाइक टॉपिक ए एंड टॉपिक बी। तो ये क्या है? ये आपको स्पेसिफिक याद, मतलब माइंड में बैठाने वाली बात है, आपको माइंड में बैठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। इस ये पीडीएफ शीट का लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आपको सारे ही एक बार से देख लेना है, एक बार गो थ्रू करनी है पूरी शीट को, और जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पॉइंटर्स, ये मार्कर्स दिमाग में रखने हैं और बार बार इस शीट को गो थ्रू करना है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर है इन सब जो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो हर किसी क्वेश्चन में काम करेगा, वो क्या है? जैसे कीप इट शॉर्ट, 4 to 5 लाइन पर पैराग्राफ मैक्सिमम, मतलब आपको 10 10 लाइन के पैराग्राफ नहीं लिखने, कोई भी पैराग्राफ लिखने 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ होना चाहिए, इससे ज्यादा पैराग्राफ कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर या इवेल्युएटर को पढ़ने में दिक्कत हो जाती है वहां पे, कि वो इतना लंबा पैराग्राफ देखेगा बिना किसी अंडरलाइन के, बिना किसी, मतलब उसको कीवर्ड्स भी नहीं पता चलेंगे और उसको पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। वहाँ शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे ना तो आपको उसको समझ आने लगेगा, ठीक है, और अंडरलाइन कर देंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आने लगेगा। तो कीप इट शॉर्ट, 4 5 लाइंस पर पैराग्राफ मैक्स। आप खुद देखो ना, आप कभी भी कोई मॉड्यूल का एक लॉन्ग पैराग्राफ देख लो और उसके कंपैरिजन में कोई 3 4 लाइन वाला पैराग्राफ, तो आप 3 4 वाले को बहुत जल्दी से अच्छे से पढ़ पाते हो एकदम से। पर आप जहां पे बेसिकली 4 5, मतलब जो 10 लाइन का, 12 लाइन का, 15 लाइन का पैराग्राफ होता है, उसमें पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे नीचे आते हो तो ये भूल जाते हो कि ऊपर क्या लिखा था। तो इस तरीके से एग्जामिनर का भी माइंड काम करता है। उसके बाद गिव हेडिंग्स, यूज स्मॉल सब हेडिंग फॉर ईच पॉइंट। तो जब भी कोई डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या कोई प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको एक कंप्लीट, एक अच्छी सी एक हेडिंग देनी है, उसके बाद की पॉइंटर्स है तो वहां पे सब हेडिंग देनी है, अंडरलाइन करना है उन्हें, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन स्पेस इट आउट, लीव अ लाइन बिटवीन 2 पैराग्राफ। कभी भी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कभी भी कोई स्पेसिफिक पॉइंटर्स में लिख रहे हैं, कभी भी कोई सब हेडिंग्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या देना? ऑलवेज एक आपको एक गैप देके ही चलना है, एक लाइन का गैप आपके आंसर में होना ही चाहिए। हाईलाइट करना है, अंडरलाइन द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, सेक्शन नंबर, टाइमलाइन फॉर्म, ये आपको क्या करना है? ये हमेशा हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। जब भी पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन लिख कर आएंगे या फिर जब भी आप अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ें, पॉइंटर्स, ये सब चीज़ें, मार्कर्स, ये आपको माइंड में रखनी है, तभी अपना आंसर लिखना है, ठीक है। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल लॉ कनेक्ट सीरीज।